गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को याद ही है हम लोग यूनिट 2 कैरी ऑन कर रहे हैं, तो ये यूनिट 2 का अगला चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 ट्रांसफरेशन तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्या मतलब हुआ कि पौधों को जो खनिज पोषण मिलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पोषण से। पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो तत्व या वो चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से पादप या प्लांट ग्रोथ कर सकता है, वृद्धि कर सकता है और अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सकता है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट करके अपनी लाइफ साइकिल क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो मिनरल्स किसके लिए आवश्यक है? पौधे को ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, जिससे कि पौधा अपना जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। अब क्या होता है कि पौधा पोषण किस प्रकार लेता है, इसके आधार पर प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट और दूसरा है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक को विषम पोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी। और ऑटोट्रॉफिक को क्या कहते हैं? स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, विषम यानी ये खुद नहीं बना सकता, इसको किसी की मदद चाहिए। तो ज़्यादातर सारे प्लांट्स, सभी टाइप के प्लांट्स से मेरा मतलब है वो पौधे जिन्हें हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो सभी पौधे ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। विषम पोषी कुछ प्रकार की फंगस होती है और कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? दूसरे पौधों की सहायता से उगते हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल बताऊँ तो अमरबेल, हमें पता है ना, वो क्या करती है? अपने स्पाइक्यूल्स को यानी अपने कंटिकाओं को दूसरे पौधे के स्टेम में घुसा देती है और उसकी सहायता से ग्रो करती है और उसके दूसरे प्लांट के जाइलम से रस चूसती रहती है, राइट। तो और इसके अंदर ज़्यादातर क्या आते हैं? फंगस आते हैं और कुछ ही टाइप के प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स में मैं आपको और एग्जाम्पल दूँ विषम पोषी का, तो हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जो इंसेक्ट्स का भक्षण करते हैं, राइट। जिसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? बताइए। चलिए, ये आपका होमवर्क है, आप इन प्लांट्स के बारे में याद कीजिएगा और इन प्लांट्स की एक लिस्ट बनाइएगा, ठीक है। फिर है स्वपोषी और ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर सभी प्रकार के पौधे आते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वयं बना लेते हैं मतलब जैसे हम बनाते नहीं, चलो किचन में गए, खाना पकाया, डन। हम पौधों को खाते हैं, है ना। जो कार्निवोरस होते हैं हम में से, वो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट यानी धूप की सहायता से खुद के अंदर ही कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वो खाना बना पाते हैं। और खाने के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज, और उसी से वो क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक। क्या करते हैं? सनलाइट की मदद से केमिकल रिएक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। अब इन दोनों में ना कुछ या कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी आते हैं। कई प्रकार के बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कई हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें पहले से पता भी है और हम आगे पढ़ते भी रहेंगे उनके बारे में। पर यहाँ पर हमें सिर्फ पोषण के बारे में बात करनी है, इसलिए हम वहीं तक सीमित डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ मिनरल डिपेंडेंस इन प्लांट्स किसने दिया? डी सॉसर ने, और उसके बाद में वॉन सैच्स ने। यानी पहला प्रमाण इस बात का कि पौधों को पोषण के लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, इस बात का सबसे पहले इसका प्रमाण किसने दिया? प्रूफ किया। एविडेंस, प्रमाण किसने दिया? डी सॉसर ने। किसने? डी सॉसर ने। कब? 1806 में। उसके बाद में 1804 में, उसके बाद 1860 में वॉन सैच्स ने यही बात कही, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊं, ये सारी बातें तो हमें पता थी, ये नई बात आई है यहाँ पे, तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट, ये छोटे क्वेश्चंस के रूप में
आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम आपको पता होने चाहिए, डी सॉसर और वॉन सैट्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, अब हम कुछ विधियाँ पढ़ेंगे। किस बात की विधियाँ? विधियाँ इस बात की कि हम ये पता कैसे लगाएं कि पौधों के अंदर खनिज ऑलरेडी है या पौधा खनिज को यूज़ कर रहा है, इस बात की। यानी अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो मेथड्स ऑफ स्टडिंग मिनरल डिपेंडेंस इन प्लांट्स, कि पौधों की खनिज पर निर्भरता को अध्ययन करने की विभिन्न प्रकार की विधियाँ, यानी वो टेक्निक्स या वो विधियाँ क्या है जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि पौधे खनिज पर निर्भर होते हैं या प्लांट्स मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें हम 3 विधियाँ पढ़ेंगे। पहला है एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश, यानी पादप भस्म का अध्ययन करेंगे। फिर क्या है, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, और फिर है वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश, इसे हिंदी में हम कहते हैं पादप भस्म विश्लेषण। क्या कहते हैं? पादप भस्म विश्लेषण। अब जैसे नाम से समझ आ रहा है कि पादप भस्म नाम का कुछ है, इसका हमें विश्लेषण करना है, या इंग्लिश नाम में कहूँ एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश, यानी हमें पहले प्लांट का ऐश यानी पादप का भस्म बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको हम स्टडी करेंगे। तो इस विधि में हम क्या देखेंगे, इस विधि में वो प्रोसेस बताई गई है जिसके द्वारा हम पादप का भस्म बना सकते हैं, या प्लांट ऐश बनाने की विधि बताई गई है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी पौधे को 2 से 3 दिन तक अवन में 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, या 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक उसे रखा जाता है। ऐसा करने से क्या हो जाता है, ऐसा करने से प्लांट का जो भी वाटर कंटेंट था, यानी पौधे के अंदर जितना भी पानी था वो सूख जाता है। पानी सूख जाता है मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो पानी था और जो पानी जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वैसे करके सारा पानी सूख जाता है। ठीक है, सारा पानी सूख जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, क्या देखो मैंने लिखा क्या है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पर ये जो लिखा है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इन अवन प्लांट इज केप्ट फॉर 2-3 days एट अबाउट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। रीज़न क्या है, डैश लगा के मैंने क्या मेंशन किया है, टू इवेपोराइज वाटर कंटेंट, यानी जो जल है पादप के अंदर उसे वाष्पीकृत किया जा सके, उसे निकाला जा सके। ठीक है, फिर क्या लिखा है, रेस्ट ड्राई प्लांट वेट इज मेजर्ड। ड्राई प्लांट वेट, यानी अब जो बचा हुआ सूखा पौधा है उससे उसका वेट किया जाता है, उसका वजन मापा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पौधक का ड्राई वेट, या हिंदी में मैं कहूँ तो शुष्क भार। क्या, ड्राई वेट या शुष्क भार। अब ये शुष्क भार क्या हो गया, शुष्क भार हो गया पौधे को 2 से 3 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अवन में रखने पर जल वाष्पीकृत हो जाता है, और इससे प्राप्त शुष्क पौधे का भार उसका शुष्क भार या ड्राई वेट कहलाता है। मैंने आपको ये परिभाषा क्यों बताई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपनी बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें ड्राई वेट की परिभाषा आज तक आई नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आगे आ सकता है, वो बाई चांस इवेंट है कि आ जाए। ठीक है, पर जो आप ये कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो उसमें क्या होता है, उसमें हमें पता है कि ABCD में से एक ऑप्शन टिक करना होता है हमें, राइट। नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स में तो उनमें क्या होता है, ड्राई वेट की डेफिनेशंस दी हुई होती है अलग अलग ऑप्शंस में, या अलग अलग तरह से ड्राई वेट की परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राई वेट क्या है। 70 से 80 डिग्री सेल्सियस 2 से 3 दिन पौधों को रखना है अवन में, फिर जो पौधा प्राप्त होगा उसका वेट उसका ड्राई वेट या शुष्क भार है। ठीक है, अब इसे हम दूसरी तरह से भी परिभाषित करते हैं। कैसे, क्योंकि ड्राई वेट में पीछे बचता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये भी क्या होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको ये बातें इतनी डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, और बार बार रिपीट भी कर रही हूँ।
तो क्या होता है इसमें, सेल वॉल कंटेंट होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, लिग्निन होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पड़े रहते हैं ना, तो वो सूखे हुए वो भी पड़े होंगे, राइट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और कार्बनिक एसिड, तो ये चीज़ें उसमें पाई जाती है, किसमें, शुष्क भार में। तो ये भी ऑप्शंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा देती हूँ, जिससे आपको क्या होगा, ये याद रहेगा, है ना, आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है। और जब भी आप वीडियो से नोट्स वगैरह बनाओ तो इनको स्टार मार्क लगा के एक बॉक्स में डेफिनेशन लिख देना। आप बॉक्स में लिखोगे तो आपको क्या रहेगा कि ये डेफिनेशन हाईलाइटेड है और आपका ध्यान इस पर सीधा जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद रखना है, ठीक है। अब क्या आता है, अब तो हमने ड्राई वेट ज्ञात किया, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, हमें क्या बनाना है, पादप भस्म या प्लांट ऐश बनाना है। तो ये प्रोसेस यहाँ तक रुकी नहीं है। अब ये सब जो मिला, ये सब तो क्या है, कार्बनिक पार्ट है ना, कार्बनिक भाग है पौधे का, या ऑर्गेनिक पार्ट है। पर हमें तो क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक भाग में ही खनिज सम्मिलित होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं खनिज तत्व। तो अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर है, अब इसमें से हमें सिर्फ इनऑर्गेनिक निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो ड्राई प्लांट मिला है इसे क्या किया जाता है, देखो, फॉर इनऑर्गेनिक मैटर ड्राई सैंपल यानी शुष्क पौधे का सैंपल या नमूना लेते हैं और उसे 6000 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या हो जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं वेपर के रूप में, और बचता क्या है हमारे पास, प्लांट ऐश या पादप भस्म। और इस पादप भस्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, नॉन वॉलेटाइल मिनरल्स यानी अवाष्पशील खनिज तत्व होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये पता लगा लिया इस विधि से कि हाँ पौधे के अंदर खनिज तत्व होते हैं, यानी पौधे के लिए कुछ ना कुछ उपयोगी है ये, तभी पौधा इसको अपने अंदर रखता है, वरना अंदर ही नहीं रखता, राइट। तो इस विधि से हमें ये पता लगता है कि पौधे के अंदर खनिज तत्व उपस्थित हैं। ये ज्ञात नहीं हुआ ना कि इसकी क्या उपयोगिता है या इसकी क्या नेसेसिटी है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, दिस मेथड डज नॉट डिस्क्राइब यूज और नेसेसिटी ऑफ मिनरल्स, यानी ये विधि खनिज तत्वों के उपयोग या इनकी आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं बताते, ये खाली इनकी उपस्थिति को बताते हैं, ठीक है, खाली उपस्थिति को बताएंगे, ओके। ये पार्ट है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के नज़रिए से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आगे एक दो टॉपिक और है जो बोर्ड एग्जाम्स के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये क्या है, कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाहती, यानी अपन इसको छोड़ नहीं सकते, हमें इसे रीड डेफिनेटली करना होगा। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड में अभी तक आया नहीं है तो आगे भी नहीं आएगा, है ना, आ सकता है, इसलिए हमें एक बार पता होना चाहिए क्या चीज़ें हैं, ताकि आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कंप्लीटली ब्लैंक ना बैठे हों, आपको कुछ आइडिया हो इस बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी की दो विधियां। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड, जो क्या है, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट या बालू संवर्धन प्रयोग। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें पौधे को सैंड यानी बालू मिट्टी में उगाएंगे, ठीक है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है, सबसे पहले सैंड जो होती है ना उसे पूरी तरीके से साफ़ किया जाता है, साफ़ यानी पूरा जड़ मुक्त किया जाता है, यानी उसमें से सारे जर्म्स जो भी उसके अंदर पोषण था सब कुछ उसमें से निकाला जाता है। वो करने के लिए क्या किया जाता है, सैंड को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में स्टरलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कोई मिनरल नहीं बचता, HCl की वजह से वो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, अब क्योंकि HCl है मिट्टी में तो उस मिट्टी में डायरेक्ट पौधा नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि वो पौधे को उगने नहीं देगा, राइट। तो इसलिए क्या किया जाता है, अब उस बालू मिट्टी को धोया जाता है और फिर उसे सुखाया जाता है, उस बालू मिट्टी को पानी की सहायता से धोया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है। यही हमारा सेकेंड पॉइंट, वॉश एंड ड्राइड।
फिर उसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है, प्लांट ग्रोन। तो ऐसा पौधा जिसे इस प्रकार की अवस्था में ग्रो किया जाता है वो क्या कहलाता है? कंट्रोल प्लांट। क्या कहलाता है? कंट्रोल प्लांट, क्योंकि उसे पूरी तरह निर्धारित अवस्था ही दे रहे हैं हम, पूरी तरह अपनी कंट्रोल में ही उसे अवस्था यानी सिचुएशन दे रहे हैं। फिर क्या किया जाता है? फिर उसे न्यूट्रिएंट यानी जो भी उस पौधे को पोषण दिया जाता है वो उसे पानी के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे पॉज लगाते हैं। अब इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में ये पता लगाया जाता है कि पौधे के लिए कौन सा खनिज तत्व उपयोगी है। तो क्या उपयोगिता निर्धारित करने के लिए बालू में उगाया जाता है, राइट? कौन सा खनिज तत्व उपयोगी है? तो हम पानी में न्यूट्रिएंट जब मिलाते हैं तो अब न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? हम अपने अनुसार मिलाते हैं कि पहले इस प्रकार का न्यूट्रिएंट मिला के दिया गया है पौधे को, तो इस प्रकार के न्यूट्रिएंट का पौधे पे क्या असर हो रहा है उसे नोट डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा है? रेस्ट प्लांट, ठीक है, न्यूट्रिएंट देके उगा दिया। फिर रेस्ट प्लांट्स, फिर बाकी जो पौधे हैं जो इसी विधि से ग्रो हो रहे हैं उनमें क्या किया जाता है? ग्रोन इन डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर मिनरल, यानी उन्हें एक या अधिक खनिज तत्वों की कमी में उगाया जाता है और फिर ऑब्जर्व किया जाता है कि उनकी कमी से उनमें क्या लक्षण या क्या सिम्टम प्रकट हुए। क्योंकि यहाँ पे हम कमी वाला न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, यानी एक से अधिक खनिज तत्व की कमी वाला पोषक तत्व इनको दे रहे हैं, तो इस समय ये प्लांट क्या कहलाता है? डेफिशिएंट प्लांट। क्या कहलाता है? डेफिशिएंट प्लांट। और इसकी कमी से आए जो लक्षण है उसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। फिर ग्रो किया और फिर उसके जो लक्षण आए उनका हम अध्ययन करके पता लगाएंगे कि हाँ मैंने ये नहीं दिया, इसकी वजह से पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई उग रही है या छोटी छोटी उग रही है या पीली पड़ रही है। तो ऐसे करके हम उसका पूरा अध्ययन करेंगे यानी उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये तो था सैंड, लेकिन काफ़ी सारे पौधे डायरेक्ट सैंड में ग्रो नहीं करते, राइट? इसीलिए सैंड या बालू की जगह पर क्वार्ट्ज, प्लास्टिक चिप्स, वर्मिक्यूलाइट और आर्टिफिशियल सॉइल यानी कृत्रिम मृदा का उपयोग किया जाता है। जब वर्मिक्यूलाइट का उपयोग करते हैं तो इस विधि को वर्मिक्यूलोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मिक्यूलोपोनिक्स। अब ये वर्मिक्यूलाइट है क्या? ये प्रकृति में पाया जाने वाला खनिज तत्व है, मिनरल मैटर फाउंड इन नेचर, या खनिज पदार्थ, मैटर माने पदार्थ ना, खनिज पदार्थ जो प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, यानी इसमें कुछ भी कृत्रिम नहीं होता है, नेचर से हमें मिलता है। ठीक है, ये होता है वर्मिक्यूलेट। पर इसमें क्या क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है दोनों एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो या अपनी नीट के एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, अब मिनरल मैटर है जो नेचर में मिलता है, अब इसके गुण क्या क्या है या क्वालिटी क्या क्या है जिसकी वजह से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। लाइट वेट, वजन में काफ़ी हल्का होता है, केमिकली इनर्ट यानी रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। अक्रिय के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं इनर्ट। ठीक है, अक्रिय अवस्था के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं इनर्ट, INERT, इनर्ट। फिर क्या है, स्टेराइल, ये बांध्य प्रकार का होता है, यानी इसमें खुद में ये क्षमता नहीं होती कि इसमें कोई मिट्टी आके, कोई सीड आके ग्रो कर ले। ठीक है, फिर हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी इसकी जल को अवशोषित करने की क्षमता काफ़ी हाई होती है, यानी काफ़ी अच्छी मात्रा में जल को अवशोषित करता है। फिर क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन का क्या मतलब होता है कि ये ऊष्मा के प्रतिरोधी होता है, यानी हीट के प्रतिरोधी होता है, यानी ये गर्म जल्दी से नहीं होता है, इसलिए इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये है इसके गुण, इसकी वजह से वर्मिक्यूलाइट को यूज़ किया जाता है। और जब वर्मिक्यूलाइट को यूज़ करके हम पौधा को उगाते हैं या पौधे को ग्रो करवाते हैं तो ये विधि क्या कहलाती है, वर्मिक्यूलोपोनिक्स। वर्मिक्यूलोपोनिक्स। तो सैंड कल्चर समझ में आया, काफ़ी इजी है। एक बार हम बालू मिट्टी में पौधे को उगाएंगे, दूसरी बार हम वर्मिक्यूलाइट में उगाएंगे। इसके अलावा कौन से पदार्थ उपयोग में लिए जा सकते हैं, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक चिप्स, आर्टिफिशियल सॉइल। ठीक है, इनमें भी पौधे उगाए जा सकते हैं। और वही करना है, वैसे ही जल का घोल देना है जिसमें उपयुक्त मात्रा में मिनरल्स हो या कम मात्रा में मिनरल्स हो, जिससे हम ये टेस्ट कर पाएँ कि उसकी कमी से क्या लक्षण आ रहे हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि इसकी कमी से ये हुआ है, यानी ये मिनरल इस लक्षण के लिए उत्तरदायी है। फिर जो तीसरी और लास्ट विधि आती है
वो है वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। क्या है? वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट, यानी जल संवर्धन प्रयोग। यानी अब हम क्या करेंगे, पौधे को जल में उगाएंगे। ठीक है, जल में उगाएंगे। आपने देखा होगा जल के अंदर काफ़ी सारे पौधे उगाए जाते हैं, जो शोरूम्स वगैरह होते हैं। आजकल तो घरों में भी हम आर्टिफिशियल पॉट्स लाते हैं जिनमें पानी के अंदर पौधों को उगाया जाता है, राइट। तो जब किसी पौधे को पानी में उगाया जाता है तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स विधि के द्वारा खेती भी की जाती है। ठीक है, तो इसकी विधि को समझिए। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम यानी पाइप्स का एक सिस्टम बनाया जाता है। जैसे हमारी अलमारी होती है खुली वाली, जिसमें 3-4 लेवल्स होते हैं और खुली होती है, वो लाइक स्टैंड होता है, राइट। वैसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, पाइप लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर होल्स होते हैं। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो ये क्या है, एक पाइप है। ठीक है, दोनों तरफ से बंद है और इधर ऊपर की तरफ इसमें होल्स होंगे। ठीक है, अब इन होल्स में यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स में पौधे का बीज रखा जाता है और उसे उगाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी रहता है और साथ में यहाँ पर एक छोटा सा पाइप और लगा हुआ होता है, जिसके अंदर से क्या होता है, ऑक्सीजन फ्लो की जाती है। ठीक है, हवा को बहाव दिया जाता है। तो इस पाइप को हम क्या कहते हैं, एरेक्टर फॉर O2 फ्लो या ऑक्सीजन के फ्लो के लिए। जिससे क्या होता है, पानी यहाँ पे स्थिर नहीं रहता, उस हवा के बहाव के साथ में पानी भी मूव होता रहता है, फ्रेश ऑक्सीजन पौधों को मिलती है। इस विधि से सब्जियाँ उगाई जाती है ज़्यादातर। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। अब इसके अंदर जो पानी मिलाया जाता है ना, पानी दिया जाता है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी पोषक घोल होता है वो। इसके लिए 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक कल्चर मीडियम बनाया है या पोषक घोल बनाया है, जिसे उपयोग में लिया जाता है। यानी पानी के अंदर कुछ पोषक पदार्थ डालने हैं और उसका घोल इन्हें देना है। ठीक है, तो वो कौन वैज्ञानिक है, ये पूछा जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स में कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया कल्चर मीडियम यूज़ किया जाता है। तो सैक्स, नूप और हॉगलैंड, ये 3 वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा दिए गए कल्चर मीडियम को या इनके द्वारा दिए गए पोषक घोल का उपयोग हाइड्रोपोनिक्स में किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नई विधि है, हमें इसके बारे में पहले नहीं पता था, राइट, पहली बार सुना है। तो इसी के साथ ही हमारी ये विधियाँ कंप्लीट होती। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि पौधे में किस प्रकार से खनिज तत्व यानी कौन सा खनिज तत्व किसके लिए उत्तरदायी है और पौधे खनिज तत्वों का अवशोषण कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू।